नमस्कार दोस्तों, मैं यानी सरोज गिरी गोस्वामी आज आपको अपनी लिखी कहानी सुनाती हूँ, आखिरी खत। तो आइए सुनते हैं ये कहानी, आखिरी खत। आज बाबूजी के हाथों में गजब की फुर्ती थी। उनके हाथ किसी मशीन की तरह जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। वे आज जल्दी से जल्दी अपने दैनिक कार्य निपटा देना चाहते थे। आज वे कुछ जल्दी ही उठ गए थे। रोज 5:30 बजे बिस्तर छोड़ देते थे, लेकिन आज तो वे 1 घंटा पहले ही उठ गए थे। सुबह सैर करके भी जल्दी ही लौट आए थे और आज उनका स्नान ध्यान भी जल्दी ही हो गया था। रामायण के भी 2-4 पृष्ठ पढ़े ही थे और जल्दी से भगवान को चिनौरी का भोग लगाकर अपने कपड़े समेटने लगे थे। सभी सामान बेड पर रखकर अपना शेविंग किट, साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट, तौलिया एक छोटे से बैग में डाल दिया था और कपड़े बेड से उठाकर ट्रॉली बैग में डाल लिए थे और उसे उठाकर जमीन पर रखा था। तभी उन्हें जैसे कुछ याद आया और वे हौले से मुस्कुराते हुए सामने दीवार पर रखी अपनी पत्नी की तस्वीर देखने लगे, जिस पर सफ़ेद फूलों का बना गजरा लटक रहा था। बाबूजी रोज सुबह 2 छोटी माला बनाते थे, एक अपने भोले बाबा को पहनाते थे और एक अपनी पत्नी प्रेमा की तस्वीर पर लगा देते थे। यह उनका रोज का नियम था। यह नियम वे पिछले 2 साल से पूरा कर रहे थे, जब से उनकी पत्नी उनसे विदा हुई थी। वे बाबूजी थे, सबके बाबूजी थे, बच्चों के बाबूजी, बड़ों के बाबूजी, दोस्तों के बाबूजी, तो रिश्तेदारों के भी बाबूजी। वे सभी के बाबूजी थे। दरअसल उनके पिताजी उन्हें बचपन से ही बाबूजी कहते थे, तो ना जाने क्यों और कैसे यह हुआ कि सभी उन्हें अब बाबूजी ही कहने लगे थे। बाबूजी को वैसे तो किसी काम की जल्दी थी, लेकिन इस ट्रॉली बैग को देखकर, अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए थे, जैसे उन्हें कोई बात याद आ गई हो। और वे फोटो की तरफ देखकर बोले थे, प्रेमा तुम्हें याद है याद है ना, यह ट्रॉली बैग तुमने कैसे जिद करके ट्रॉली बैग मंगवाया था। तुम कितने प्यार से उस दिन बोली थी, सुनो बाबूजी जरा सुनो तो, आप भी एक खींचने वाला बैग ले लो, कहीं भी ले जाओ, उठाने की लादने की जरूरत तो कम ही पड़ती है। सड़क हो या प्लेटफार्म, बस घसीटते ही चले जाओ, जैसे बच्चे खींचने वाली गाड़ी खींचा करते थे बचपन में। और जानती हो, जब मैंने मना कर दिया था कि तुम कहाँ जा रही हो इस बैग को लेकर, और फिर हम क्या करेंगे इतने बड़े बैग का, तो तुम कैसे नाराज हो गई थी। फिर तो तुमने जिद ही पकड़ ली थी बैग खरीदवाने की। 2 दिन तक मौन धारण किए रही थी। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम चुप रहती हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। आखिर मैं ही तुम्हारी जिद के आगे झुक गया था और तुम और मैं यही की मार्केट से यह बैग लाए थे। वहाँ भी तुम्हें यह भूरा बैग पसंद आया था और मुझे नीले रंग का, मगर मेरा कितने समझाने के बाद भी तुमने यह भूरे रंग का बैग ही खरीदा था और तुम इसे इस्तेमाल भी कभी कर ही नहीं पाई। बस तुमने बैग खरीदा और बेड में सहेज कर रख दिया, और तुम्हारे जाने के बाद मैंने भी यह बैग कभी निकाला ही नहीं, या यूं कहूँ कि कभी मन ही न किया इस बैग को निकालने का। फिर जाता भी किसके साथ इस बैग को लेकर। यह सोचकर बाबूजी की आंखें नम हो गईं और उन्होंने अपनी पत्नी से छिपाते हुए आंसू पोंछ डाले। फिर थोड़ा संयत होकर बोले, हाँ जानता हूँ, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी आंखों में आंसू पसंद नहीं है ना। देखो अब मैं नहीं रो रहा, मैं कहकर उन्होंने ट्रॉली बैग उठाने की भरसक चेष्टा की, लेकिन उठा नहीं सके। उनके हाथ जड़वत होकर रह गए। कोई अदृश्य अनोखी शक्ति उनका हाथ रोक रही थी। तभी कुछ महसूस कर वे फौरन अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ पलटे और बोले, अरे चिंता क्यों करती हो, मैं कौन सा तुम्हें बिना बताए जा रहा था, और इससे पहले कभी बिना बताए गया था जो अब जाऊंगा। तुझे सब बता कर ही जाऊंगा, लेकिन सुनो, मैं तुम्हें सारी बातें बता कर नहीं जा सकता, इसीलिए आज मैं तुम्हें खत लिखूंगा और उसमें सारी आप बीती सुनाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम मन ही मन हंस रही हो मेरी बातों पर, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं लिखने के मामले में 1 नंबर का आलसी हूँ। हाँ, पढ़ने को एक दिन में पूरा उपन्यास पढ़ डालूंगा, लेकिन लिखने से मैं थोड़ा बचता ही हूँ। और तुम तो जानती ही हो कि अब हाथ भी थोड़ा कांपने लगे हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुझे खत लिखूंगा और अभी खत लिखकर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। अब तुम कहोगी कि सामने तो हूँ, फिर क्यों नहीं सामने ही बता देते कि कहाँ जाते हो। देख पगली, बात ऐसी है, अरे गुस्सा क्यों होती है, प्यार में पगली कह रहा हूँ री, सच
मैं तू पगली थोड़ी ही है, तू तो बहुत सयानी है, तभी तो सही समय पर मुझे यहाँ छोड़कर निकल ली। पागल तो मैं ही था जो तुझे जाती को रोक ना सका, तेरे साथ ना जा सका। देख, मैं खत लिखने का इसीलिए कह रहा था, तुझसे बातें करना चाहता हूँ, ढेरों बातें करनी चाहता हूँ, पर जीवा शायद साथ ना दे, तो हाथ तो शायद साथ दे ही देंगे। तुझे खत लिखते आंखें शायद बरस भी पड़े, तो तुम मेरी कसम खाओ कि गुस्सा बिल्कुल भी ना करोगी। वैसे मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि ये आंखें ना बरसें। और तू ही तो कहती थी, बाबूजी, ये आंसू जो है ना, ये हमारे आंसू, ये अनमोल और सच्चे मोती हैं, फिर हम इन्हें व्यर्थ क्यों मिट्टी में मिलने दें। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा ना रोने की। और हाँ, तुम तो मुझे मना करती हो, और तुम्हारी आंखें ये भी तो बरसने लगती थी जब भी मैं किसी मुसीबत में होता था। मुझे दिलासा देते देते खुद ही रो पड़ती थी तुम। फिर हम दोनों ही कभी कभी अपने इस खजाने को लुटाते थे, फिर संभालने पर एक दूसरे के आंसू पोंछते थे। अब तू तो है नहीं मेरे आंसू पोंछने को, इसीलिए खुद ही इन्हें बहाता हूँ और खुद ही इन्हें पोंछ डालता हूँ। देख, तूने मुझे फिर बातों में लगा लिया। रुको, मैं अभी आया। अब तुम पूछोगी कि कहाँ जाते हो, तो मैं बता दूँ कि मैं पेन और पेपर लेने जा रहा हूँ। अरे तुझे खत जो लिखना है। अरे धत तेरे की प्रेमा, मैं तो भूल ही गया कि तुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। देख, अब मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैंने शादी के तुरंत बाद कितना पढ़ना लिखना सिखाया था, मगर तू कुछ मन से सीखती ही कहाँ थी। कहती थी घर का काम ज़्यादा है, जिसे करते करते थक जाती हूँ। वैसे काम तो वाकई में ज़्यादा ही करना पड़ता था तुझे, पर मैं भी क्या कर सकता था, तेरी सहायता भी तो नहीं कर सकता था। और जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया था वह भी तू भूल गई थी। अब बता, मेरा लिखा खत कैसे पढ़ेगी? चल, अपनी किसी सखी से वहीं पढ़वा लेना। बाबूजी अपनी पत्नी से बातें कर ही रहे थे, तभी उनका पोता उनके लिए ठंडी ठंडी कोका कोला की बोतल ले आया और बोला, बाबूजी, कोल्ड ड्रिंक पी लो, बड़ी टेस्टी टेस्टी है। बाबूजी ने पलट कर पोते की तरफ देखा और बोले, बस मेरे लिए ही लाया है, अपनी दादी के लिए नहीं लाया कोल्ड ड्रिंक। बाबूजी की बातें सुनकर पोते ने सिर पर हाथ मारा और थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, अपनी बोतल में से ही दे दो दादी जी को, जैसे वे आकर पी ही लेंगी। कहकर वह दरवाजे की तरफ बाहर चला गया और बाबूजी फिर तस्वीर से बातें करने लगे। प्रेमा, तुम्हें याद है ना, जब मैंने तुम्हें पहली बार कोका कोला पिलाया था तो तुम स्वाद में पी तो गई थी, फिर जो मुझसे झगड़ी थी कि मेरे लाख समझाने पर भी तुम नहीं मानी थी, बस यही रट लगा दी थी तुमने कि तुमने मुझे शराब पिला दी है। बाबूजी, तुमने मुझे शराब पिला दी है। देखो देखो, अब कैसे शर्मा रही हो। तुम अब भी ऐसे ही शर्माती हो जैसे शादी के तुरंत बाद मुझसे शर्माती थी। चलो छोड़ो, ले लो। अब तो तुम ठंडा पियो और मैं पेन पेपर लेने यूं गया और यूं आया। कहकर बाबूजी अपनी छड़ी टेकते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए और सचमुच ही थोड़ी सी देर में वे कॉपी पेन लेकर लौटे और कुर्सी पर बैठकर खत लिखने लगे। मेरी प्यारी जानू, देखो देखो, तुम फिर शर्म से लाल हो गई और हाथों से चेहरा ढककर हंसने लगी। देखो, तुम ऐसे ही हंसोगी तो मैं कैसे तुम्हें खत लिखूंगा। तुम एक काम करो, या तो तुम तस्वीर में जाकर चुपचाप बैठ जाओ, या फिर मैं किसी बाग या पार्क में चला जाता हूँ, फिर वहां बैठकर इत्मीनान से तुम्हें खत लिखूंगा। जल्दी बोलो, क्या करना है, क्या पसंद करोगी? क्या कहा तुमने? तुम हंसी रोक नहीं पा रही हो। अच्छा बताओ, तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? हाँ, मैं समझ गया, मेरे जानू कहने पर तुम्हें हंसी आ रही है ना। यही बात कहकर बाबूजी भी आपकी शर्मा गए और झेंपते हुए बोले, अरे तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को जानू जानू कहता है, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें आपसे जानू कहकर ही बुलाऊंगा, और क्यों ना अभी से शुरुआत कर दूं। और तुम हो कि हंसना शुरू कर दिया। अच्छा बस, अब हंसना बंद करो और आगे देखो मैं क्या लिखता हूँ। कहकर बाबूजी चुप हो गए और पत्नी की तस्वीर देखने लगे और बोले, यार तुमसे कह तो दिया कि तुम्हें खत लिखूंगा, अब खत में क्या लिखूं यही समझ में नहीं आ रहा। देखो, तुम फिर हंसने लगी। अब तुम यहाँ हंसती रहो अकेली, मैं तो चला अपने बाग में, वहीं एकांत में बैठकर तुम्हें खत लिखूंगा। वैसे भी खत तो एकांत में ही इत्मीनान से लिखा जाता है ना। वैसे भी तुम्हारे लिए ही खत है और तुम्हारे सामने क्यों लिखा जाए। तो मैं अब चला अपने बाग में। बाग में ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही थी।
पेड़ों के पत्ते हवा में झूले खा रहे थे। डाली एक दूसरे से ऐसे गले मिल रही थी मानो बरसों बाद अपने प्रियतम से गले मिल रही हों। और फूल भी खिलखिलाकर हंस रहे थे मानो उनके मिलन के साक्षी हों और उन्हें प्रेम की अटखेलियां करते देख हंस रहे हों। पत्तों की सरसराहट अभी खामोश होती तो कोई पंछी या फिर कोयल अपनी सुरीली तान छेड़ देती थी। वातावरण बड़ा ही मनोहारी था और बाबूजी बड़ी शांति से अमलताश के नीचे बिछी बेंच पर बैठे थे। तब उन्हें कुछ सोचकर आंखों पर लगा चश्मा साफ किया, कुर्ते की जेब से पेन निकाला, पेपर सीधा किया और खत की लिखावट का सिलसिला शुरू किया और लिखने लगे। प्रेमा, मुझे तुमसे एक ही शिकायत है। अब तुम पूछोगी कि क्या शिकायत है? क्या पत्र में भी शिकायतों का सिलसिला शुरू करोगे? तो मेरी जानो, गुस्सा मत होना, पहले शिकायत तो सुन लो। हमेशा मैं ही तुमसे रूठा करता था, मैं ही छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था, लेकिन तुम कभी मुझसे न रूठती थी, बल्कि मुझे ही मनाने में लगी रहती थी। लेकिन तुम भी एक बार रूठी, और ऐसी रूठी कि सीधी भगवान के पास चली गई। एक बार भी मनाने का मौका न दिया। काश तुमने एक बार मनाने का मौका तो दिया होता। मैं जान भी न पाया और तुम रूठ कर निकल ली। तुम्हारी बड़ी याद आती है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। वैसे मैं जानता तो था कि तुम्हारे बिना जी ना पाऊंगा, एकदम अकेला असहाय सा हो जाऊंगा, लेकिन अपने अहम के आगे तुम्हें बता ही न सका। तुम मेरा कितना ख्याल रखती थी। मेरा खाना पीना सोना जागना मन मुताबिक हो, इसके लिए ही रात दिन जतन करती रहती थी। जानती हो, बेटा बहू आजकल मुझसे कम ही बात करते हैं। कोई बहुत ही जरूरी बात करनी हो तभी कुछ कहते हैं, क्योंकि तुम जानती ही हो मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, और अब तो बहुत ही कम सुनाई देने लगा है। वैसे तो कैसे न कैसे तुम अपनी बात कर ही लेती थी मुझसे, मगर अब तो सब अपने आप में मस्त रहते हैं। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने भी अपने चारों तरफ खामोशी की चादर ओढ़ ली है और मैं उसी में खो गया हूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि कोई मुझसे भी बात करे, लेकिन तुम चिंता मत करना, अब मैं धीरे धीरे जीना सीख रहा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ से जाने वाले कहाँ चले जाते हैं। वह कौन सी जगह है जहाँ जाने वाले नहीं आते, उनकी यादें आती हैं और हमारा अंतर्मन भी भिगो जाती हैं। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ सब चले जाते हैं? क्या हर मनुष्य जाने के बाद एक ही जगह पहुँचता है? वहाँ और भी होते होंगे यहाँ से जाने वाले। प्रेमा, तुमने कभी बताया ही नहीं। अरे हाँ, याद आया। सुनो, तुम्हें याद है तुम कितना स्वाद बनाती थी मेथी का साग? अब तो अरसा बीत गया साग खाए। उस दिन जबरदस्ती बहू से कहकर बनवाया था साग, लेकिन उसे साग काटना ही नहीं आता, बस उबाल कर मिक्सी में पीस डाला। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगा, लेकिन बहू का मन रखने को कह दिया कि हाँ बहुत अच्छा बना है। उस दिन से साग खाना ही छोड़ दिया। इधर कई दिनों से ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। दवाई तो रोज लेता हूँ। वैसे तुझसे झूठ नहीं कहूँगा, कभी कभी भूल भी जाता हूँ। अब तुम जो नहीं हो याद दिलाने को। तुम मेरी दवाई का कितना ध्यान रखती थी। अब कौन है जो मेरा ध्यान रखेगा? कोई परहेज भी तो नहीं कर पाता। सब्जी जैसी बनी हो खानी ही पड़ती है। सबको नमक तेज और मिर्च मसाला वाला चाहिए। कितनी बार तेरी लाडली बहू को कहा भी था कि बेटा मेरे लिए कम मसाले का निकाल दिया कर, फिर मसाला डाल दे, लेकिन मैं सुनती कहाँ है। रोज रोज कहती थी बाबूजी, भूल गई। अब मैंने भी कहना छोड़ दिया है। जैसा सामने आ जाए खा लेता हूँ। कहूँ भी तो किससे? यहाँ कौन बैठा है मेरे बारे में सोचने वाला? तू थी तो कैसे एक एक गरम गरम फुल्का देती थी। अब तो वह बना कर रख कर ऑफिस चली जाती है। क्या करूँ, वही मन मारकर दोपहर को खाना पड़ता है। देख प्रेमा, मैं बहू की तुझसे शिकायत नहीं कर रहा, बस तुझे बता रहा हूँ। वैसे अब मैं खुद भी परहेज नहीं करता। आखिर जीऊँ भी किसके लिए और क्यों जीऊँ? पहले तेरे लिए, तेरा सहारा बनने के लिए जीता था। अब जीकर क्या करूँगा? सोचता हूँ जितनी बदपरहेजी करूँगा उतनी जल्दी बीमार होकर तेरे पास आऊँगा। देख, पता भी नहीं चला और लिखते लिखते पेपर भी खत्म हो गया। रुक, दूसरा पेपर निकालता हूँ। कुछ रुक कर बाबूजी अपने कुर्ते की जेब से दूसरा पेपर निकालने लगे। अब बाबूजी ने नया पेपर निकालकर लिखना शुरू किया। वैसे मैंने तुझे आखिरी खत लिखने की क्यों सोची, यह तो मैं बताना भूल ही गया। वैसे तू ही मुझे बातों में लगा लेती है और मैं असली बात भूल जाते हूँ।
अरे अरे, नाराज क्यों होती हो? मैं जानता हूँ तुमने थोड़े ही मुझे बातों में लगाया था। मैं तो यूं ही तुझे छेड़ रहा था। अच्छा सुनो, बताता हूँ कि मैं तुम्हें आखिरी खत क्यों लिखना चाहता था। दरअसल प्रेमा, अब इस घर में मन नहीं लगता। हर पल तेरी याद सताती है। घर के हर कोने में, हर पल, हर तीज त्योहार में, यहाँ तक कि मेरी हर सांस में तेरी याद बसी है री। मैं तुझसे बात करता हूँ, तुझे खिलाता पिलाता हूँ, तो ये तेरे बहू बेटे और बच्चे मुझे पागल समझते हैं। कहते हैं बुढ़ापे में मेरा दिमाग चल गया है। अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं और तुम सचमुच बातें करते हैं। मैं तुझे अपनी परेशानी बताता हूँ, मन की बातें बताता हूँ, तो मेरे लिए दिल पर पड़ा बोझ थोड़ा कम हो जाता है। तेरी याद में 2 आंसू निकल जाएं तो आंखों को भी सुकून मिल जाता है, वरना इन आंखों में तेरी यादें चुभती सी रहती हैं। जानती है, उस दिन तो तेरे बेटे ने हद ही कर दी। सारी तस्वीरें तेरी साड़ियाँ निकाल कर ले जाने लगा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं लगभग गुस्से में चिल्ला पड़ा, क्यों बरखुरदार, ये साड़ियाँ लेकर कहाँ चला? तो जानती हो क्या बोला? किसी गरीब को दे दूंगा, अब कौन पहनेगा ऐसी साड़ी? तो मैं भी गुस्से में था, सो तैश में आकर बोला, मैं पहनूंगा ये साड़ियाँ। तुम्हें कोई एतराज है तो बोलो। इतना सुनते ही बेटा तेरे सामान की गठरी गुस्से में पटक कर चला गया, तो मैंने भी चट से गठरी खोलकर तेरा सारा सामान फिर से अलमारी में लगा दिया। बताओ, हद करता है ना भाई, मेरा सामान और मेरी अलमारी, फिर वह कौन होता है तेरा सामान निकाल कर फेंकने वाला? और एक दिन तेरे पोते ने तेरी तस्वीर मेरे कमरे से हटा दी। उस दिन तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि अभी एक तमाचा रसीद कर दूं। फिर तेरी बात याद आ गई, क्योंकि तू ही कहती है ना कि तुम बहुत गुस्सा करते हो, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू नहीं आता। यही सोचकर मैं बहुत धीरे से बोला, बेटा दादी की फोटो क्यों हटा दी? तो चट से बोला कि आप दिन रात पागलों की तरह फोटो से बातें करते हो। तो उस वक्त तो मैं चुप रहा, लेकिन मन ही मन मैं भी कुछ सोच चुका था। मैंने भी अगले दिन चुपचाप से उसके कमरे में लगी उसकी हीरोइन की तस्वीर उतार दी। पता नहीं क्या नाम है उस हीरोइन का, चल छोड़, हाँ उतार कर अलमारी में छिपा दी। फिर आया मेरे पास दंदनाता हुआ, बोला, दादाजी आपने मेरे कमरे से तस्वीर क्यों निकाली? तब मैं भी धीरे से बोला, बेटा जी आप भी दिन रात उस तस्वीर को निहारते रहते हो, पढ़ाई में बाधा देती है बच्चे। तो वह बोला, मेरी तस्वीर वापस करो। तो मैं भी चट से बोला, मेरी पत्नी की तस्वीर वापस करो। तब जाकर वह भुनभुनाता हुआ तेरी तस्वीर दीवार पर लगाकर गया। तब मैंने भी उसकी हीरोइन की तस्वीर वापस की। देखा, आई ना तुझे हंसी? उस दिन मैं भी खूब हंसा था, बिल्कुल तेरी तरह। बच्चू मुझे सिखाने चला था। अब तू ही बता, कैसे रहूं इस घर में? शाम के 5 बज गए थे बाबूजी को खत लिखते लिखते, लेकिन वे ऐसे खोए थे खत लिखने में कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं था। उनकी कलम चलती जा रही थी और शब्द कागज पर छपते जा रहे थे। तभी बच्चों के शोर से बाबूजी की लेखनी में विघन डला और उन्होंने समय देखने के लिए अपना मोबाइल निकाला और समय देखकर फिर खत लिखने लगे। प्रेमा, देखा मेरा मोबाइल? तुम सोच रही होगी कि यह कब लिया? अरे ये तो तेरे जाते ही ले लिया था। तुम हमेशा मनुहार करती रहती थी कि बाबूजी एक फ़ोन ले लो और अपने पास ही रखा करो। तुम कहीं जाते हो तो बड़ी चिंता रहती है, लेकिन मैं हमेशा टाल देता था कि क्या मोबाइल रखूँगा, कानों में तो इसकी घंटी सुनाई ही नहीं देगी। उस वक्त फ़ोन न लेने के कई कारण थे। एक तो सच में ही सुनाई कम देता था, दूसरा कंजूसी कर जाता था कि किस लिए 1000-2000 रुपये खर्च किए जाएं। वैसे तुझे खूब आदत थी मोबाइल रखने की, कैसे छोटे से पर्स में मोबाइल लेकर चलती थी, जहाँ भी जाए मोबाइल ले जाने की हमेशा याद रखती थी तू। वैसे तेरे सामने तो ले नहीं पाया था, मगर अब बाद में ले लिया था। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, हंसोगी तो नहीं? चलो हंसना चाहो तो हंस लेना। जानती हो, जब से खरीदा है बस जेब में समय देखने के लिए ही पड़ा रहता है, वरना इस फोन पर कभी कभार ही आता है कोई भूले भटके फोन, मुझे फोन करता है। वैसे तो मैं हूँ भी किसे याद जो मुझे कोई फोन करेगा। हाँ, तुम होती तो जरूर मुझे फोन किया करती। अब यह सब लिखते लिखते बाबूजी की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने चश्मा उतारकर गीली आंखों को पोंछा, फिर चश्मा पोंछकर फिर से लिखने लगे। प्रेमा, अब मैंने फैसला कर लिया है, अब यहाँ ना रहूँगा, वहाँ जाकर रहूँगा जहाँ से तेरे पास आने का, तुझसे मिलने का रास्ता छोटा और सरल हो जाए, जहाँ तुझसे हर पल हर दम ढेर सारी बातें करता रहूँ। वैसे तू ऐसी किसी जगह का पता जानती हो तो बता,
मैं वहीं चला जाऊंगा, या अपना ही पता बता दे तो जल्दी से जल्दी तुझसे आकर मिल लूं। लेकिन मुझे कोई तेरा पता भी तो नहीं बताता। चलो, कोई तुम्हारा पता नहीं बताता तो ना सही, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। वैसे थोड़ा तेरा पता जानता तो हूँ, बस उस राह पर चलने से डरता हूँ। बुज़दिल हूँ ना, हिम्मत जो नहीं है मुझ में। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि किसी तीर्थ आश्रम में जाकर बचे हुए दिन तेरी याद में काट दूंगा। अपनी मर्जी से कभी तेरे पास नहीं आऊँगा, यह मेरा वादा है तुझसे। तुम घबराना नहीं, जब तक तुम मुझे दिल से ना बुलाओगी, मेरा बाहें फैलाकर स्वागत ना करोगी, तब तक मैं तुम्हारे पास ना आऊँगा। लेकिन यह भी पक्का है कि इस घर में तो नहीं रहूँगा। बस बचा समय प्रभु की और तेरी याद में गुजार दूंगा। चल, अब चलता हूँ। शाम के 6 बज गए, थोड़ी देर में ही संध्या आरती का वक्त हो जाएगा। कल तड़के ही यहाँ से निकल लूंगा और वहाँ पहुँचते ही नया पता दूंगा। चलो, अलविदा, तुम्हारे बाबूजी। बाबूजी का चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीग गया था। वे धीरे से उठे और कुर्ते की आस्तीन से मुंह आके पहुंची, खत को मोड़कर कुर्ते की जेब में रखा और छड़ी टेकते हुए धीरे धीरे एक ओर चलने लगे। अब उनका मन शांत था। वे होठों से राम का नाम बुदबुदाते हुए बाग से बाहर निकल गए थे। दोस्तों, तुम्हें कैसी लगी है मेरी कहानी? मुझे जरूर जरूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।